टाटा स्टोरीज बुक के इस एपिसोड में हम नानी पालकीवाला नाम के एक जबरदस्त आदमी की कहानी सुनेंगे। नानी पालकीवाला आधुनिक भारत के सबसे महान इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। उन्होंने सन 1961 में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था और एक लंबे सफर के बाद 41 साल की उम्र में वे टाटा सन्स के डायरेक्टर बन गए थे। वे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के भी डायरेक्टर रहे थे। पालकीवाला देश से एक वकील, टैक्स एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट लीडर और डिप्लोमेट भी थे। साथ ही एक अर्थशास्त्री और कमाल के इंटेलेक्चुअल आदमी भी थे। लेकिन वे अपनी जिंदगी में इतने सक्सेसफुल कैसे बने और उनकी इस जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? इन सवालों का जवाब हम इस एपिसोड में खोजने की कोशिश करेंगे। नानी पालकीवाला की सक्सेस का एक राज ये है कि वे हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को निभाते रहे। उनको जब पहली बार टाटा ग्रुप में नौकरी मिली तब उन्हें अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस की भी परमिशन दी गई। 1975 में उन्होंने तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का केस लड़ा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके लोकसभा इलेक्शन को भ्रष्टाचार की वजह से रद्द कर दिया था। पालकीवाला ने इंदिरा गांधी का केस लड़कर के कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगवा दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी पूरे देश पर इमरजेंसी लगा रही हैं, तो पालकीवाला को लोकतंत्र खतरे में नजर आया और उन्होंने इंदिरा गांधी का केस छोड़ दिया। अपने इसी एटीट्यूड को पालकीवाला कॉर्पोरेट बोर्ड रूम तक भी ले आए थे। उनकी सफलता का दूसरा राज था, अपने इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उनके अंदर हमेशा दूसरों के लिए ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट बनी रही। साथ ही वो वक्त के बहुत ही पाबंद थे। ह्यूमिलिटी और इंटेलेक्ट के इस कॉम्बिनेशन के साथ कड़ी मेहनत ने मिलकर के नानी पालकीवाला को एक ऐसा इंसान बनाया जो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। 29 साल की उम्र में उन्होंने जमशेद कांगा के साथ मिलकर के एक किताब लिखी, द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, जो आज भी भारत में टैक्सेशन के स्टूडेंट्स के लिए किसी बाइबल की तरह है। लेकिन कड़ी मेहनत के अलावा नानी पालकीवाला की सक्सेस का राज देश के लिए उनका समर्पण भी था। अपने देश के लिए सबसे बड़ा योगदान उन्होंने तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केशवानंद भारती केस लड़ा। पालकीवाला ने कोर्ट में भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स बचाने के लिए 5 महीनों तक लगातार इस केस पर मेहनत की और आखिरकार उन्होंने वो केस जीत लिया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत की सरकार भारत के नागरिकों के वे फंडामेंटल अधिकार नहीं छीन सकती जो उन्हें संविधान से डायरेक्ट मिले हैं। देश के लिए उनके मन में जो सम्मान था, उतने ही ऊंचे प्रिंसिपल उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बना रखे थे। एक बार वे भारत में आंखों के सबसे बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल चेन्नई के शंकर नेत्रालय के फाउंडर डॉक्टर एस बद्रीनाथ से मिले। लौटते समय उन्होंने डॉक्टर को गाड़ी में एक छोटा सा लिफाफा पकड़ाया और कहा कि ये मेरी तरफ से हॉस्पिटल के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर बद्रीनाथ ने जब लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 2 करोड़ रुपए का एक पर्सनल चेक रखा था। नानी पालकीवाला की इस चैरिटी से इमोशनल हुए डॉक्टर बद्रीनाथ ने फैसला किया कि वे हॉस्पिटल में नानी पालकीवाला के नाम का एक बैच लगवाएंगे। लेकिन जैसे ही खबर पालकीवाला को मिली तो उन्होंने डॉक्टर बद्रीनाथ से बात की और उन्हें ऐसा कुछ भी ना करने के लिए मना लिया। नानी पालकीवाला एक लेजेंड है क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल किया, अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिया जैसे वो जीना चाहते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने साथ काम करने वाले लोगों की इज्जत की और दूसरों की भलाई में अपनी जिंदगी लगा दी। ये सारी बातें आज सुनने में बहुत ही आम लगती है, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से नानी पालकीवाला एक महान शख्सियत बने। आज हमारा देश नानी पालकीवाला पर गर्व करता है और उनके किए गए काम हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। आज के पटना शहर को किसी जमाने में पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा शहर था जिसकी इकोनॉमी दुनिया के कई प्रसिद्ध शहरों के बराबर थी। अगर हम कहें कि उस प्राचीन शहर से भी टाटा परिवार का एक रिश्ता था तो क्या आप मानेंगे? तो चलिए इस बार आपको उसी कहानी के बारे में बताते हैं जब जमशेद जी के बेटे सर रतन टाटा ने प्राचीन शहर पाटलिपुत्र की खुदाई में एक जरूरी रोल निभाया। उनके द्वारा निभाए रोल की वजह से ही प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा शहर और मौर्यन अंपायर की राजधानी लोगों के सामने आ सकी। आज के बिहार की राजधानी पटना भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर सदियों से अपनी आर्ट, पोएट्री और राजाओं को लेकर के प्रसिद्ध रहा है। सन 1780 के आसपास इतिहासकारों ने
मॉडर्न पटना और प्राचीन पाटलिपुत्र के बीच में संबंध खोजने की कोशिश शुरू कर दी थी। उनको पता लगाना था कि ये दोनों शहर एक ही हैं या अलग अलग। 1895 तक आते आते पटना शहर में खुदाई करके पाटलिपुत्र को खोजने की कोशिश शुरू हो गई। ये शहर इसलिए जरूरी नहीं था कि सदियों पहले भारत का एक बड़ा नगर हुआ करता था, बल्कि ये शहर इसलिए भी इतनी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सम्राट अशोक ने ही 4 शेरों के मुंह वाला वो अशोक स्तंभ बनाया था, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इतिहासकारों को ये जानना था कि क्या आज के पटना के नीचे अशोक के राज्य के कोई निशान मिल सकते हैं। लेकिन पाटलिपुत्र की जो साइट खुदाई करने के लिए तैयार की गई, वो इतनी बड़ी थी कि आज के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बजट ही डगमगाने लगा। और वो दौर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, जिनका ऐसी किसी खुदाई के लिए पैसे देने का कोई मन नहीं था। और ऐसी हालत में सर रतन टाटा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए। सर रतन टाटा को आर्ट और एस्थेटिक्स में बहुत रुचि थी और वे दान देने में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के लिए साउथ अफ्रीका में भी डोनेशन दिया था और भारत में भी गोपाल कृष्ण गोखले को द सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए पैसा दिया था। साल 1912 में सर रतन टाटा ने पटना की खुदाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद करने का फैसला किया। रतन टाटा ने हर साल 20,000 रुपए इस काम के लिए देने का वादा किया। ये इतना पैसा था जितना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने दम पर कभी भी नहीं जुटा पा सकती थी। आखिरकार बहुत खुदाई के बाद मौर्य एम्पायर के बचे हुए कुछ हिस्से जमीन के नीचे से मिलने लगे और 7 फरवरी 1913 को कई और पिलर वहां जमीन के नीचे से निकले। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। सर रतन टाटा ने ना सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डोनेशन दिया, बल्कि खुदाई के काम को भी वे बहुत ही गहराई से खुद देखते थे। भारत की पुरानी हेरिटेज और आर्ट को सहेजने का काम टाटा ट्रस्ट आज तक कर रहा है। साल 2013 में भी पाटलिपुत्र की खुदाई के 100 साल बाद टाटा ट्रस्ट ने आगा खां फाउंडेशन के साथ मिलकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डोनेशन देकर हुमायूं के मकबरे के रखरखाव की जिम्मेदारी भी खुद से ले ली है। किसी भी देश की हेरिटेज लोगों की कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। उन्हें संभालना और उनका रखरखाव करना हम सबकी जिम्मेदारी होती है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए उनका इतिहास बचाकर रख सके। इस जिम्मेदारी को टाटा ग्रुप ने बहुत ही गहराई से समझा और सर रतन टाटा जैसे दिग्गजों ने इस काम के लिए अपना जीवन